आप देख रहे थे राजधर्म टॉप 10 और अब बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार प्लान की। आज ये तय हो गया है कि बिहार का चुनाव किन किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के लिए मुद्दे क्या हैं? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं? अब सब कुछ जनता के सामने है। राहुल गांधी वोट चोरी की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। तेजस्वी यादव एफआईआर की बात करेंगे तो मोदी और नीतीश लालटेन राज में पलायन की याद दिलाएंगे। मोदी ने गया जी के मंच से ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम, पाकिस्तान, घुसपैठ और करप्शन जैसे मुद्दे उठाए और विपक्ष पर वो आक्रामक रहे। तो एक एक मुद्दा आपके सामने है। मोदी मंच से जो कहते हैं वो स्क्रिप्ट नहीं होती, बल्कि उसके पीछे एक मजबूत बैकग्राउंड होता है। करप्शन पर प्रहार करने के लिए मोदी सरकार केंद्र में नया कानून लाने की कोशिश कर रही है। इस कानून के दायरे में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और मंत्री सब है, खुद प्रधानमंत्री भी हैं। ये कानून भ्रष्टाचार के खिलाफ बेहद निर्णायक हथियार साबित होने वाला है। इस कानून के तहत 5 साल या उससे ज्यादा की सजा वाले केस में अगर कोई 30 दिन तक जेल में रहा तो उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ये बात तो आप जानते हैं। मोदी ने इशारों में कह दिया और ये डॉट कहां कनेक्ट होते हैं वो इस वक्त आप देख रहे हैं। लालू से लेकर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी तक किस किस पर कौन कौन से आरोप हैं और जमानत पर कौन कौन बाहर हैं ये आप जानते हैं। आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत गुस्से में है और कौन नहीं जानता उनको किस बात का डर है। जिसने पाप किया होता है वो अपने पाप को दूसरों से छुपाता है, लेकिन खुद को भीतर से जानता है कि क्या खेल खेला है। इन सब का भी यही हिसाब है। ये आरजेडी और कांग्रेस वाले कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है, और जो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं भी आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि अगर जेल चले गए तो इनके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे, और इसलिए सुबह शाम ये लोग मोदी को भांति भांति की गाली दे रहे हैं और इतने बौखलाए हुए हैं कि इस जनहित के कानून का विरोध कर रहे हैं। कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि सत्ता के भूखे लोग भ्रष्टाचार करेंगे और जेल जाने पर भी कुर्सी से चिपके रहेंगे, लेकिन अब भ्रष्टाचारी जेल भी जाएगा और उसकी कुर्सी भी जाएगी। नरेंद्र मोदी करप्शन पर वार कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी वोट चोर चिल्ला रहे हैं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच में साठगांठ है। पिछला जो चुनाव था, जो हमारा गठबंधन हारा था, वो चुनाव भी इन लोगों ने चोरी किया होगा। ये हर प्रदेश में नरेंद्र मोदी, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं, और इस बार हमें पता लग गया है, हमारे हाथ में सबूत है, हम बिहार में इनको एक वोट चोरी नहीं करने देंगे। जरा मोदी जी को बताइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट
सुनामी जैसे बिहार से निकल आएगी और हर प्रदेश में ये फैलेगी और अंत में पूरे देश में पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी वोट चोर। राहुल गांधी वोट चोरी की बात कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी घुसपैठियों पर प्रहार कर रहे हैं। मोदी ये कह रहे हैं कि वो घुसपैठियों को बिहार के लोगों का रोजगार, बिहार के लोगों का अधिकार छीनने नहीं देंगे। घुसपैठियों को पकड़ने के लिए बिहार में डेमोग्राफी मिशन शुरू करेंगे। अब देखिए, राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो आज से नहीं कह रहे हैं। जब से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वोट चोरी का आरोप चुनाव आयोग पर लगाया और ये कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए चुनाव आयोग की मदद से सरकार वोट चोरी का खेल रच रही है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि जहां पर देश के लोगों का अधिकार होगा, उनका रोजगार होगा, उसे वो घुसपैठियों को छीनने नहीं देंगे। अब एसआईआर से इसका सीधा कनेक्शन कैसे होता है वो आप समझें। एक और खतरे की बात की है और ये खतरा बिहार पर भी है। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। बिहार के आप सभी लोग देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए। जान जाइए कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कांग्रेस आरजेडी वाले कुछ भी कर सकते हैं, कितने ही नीचे जा सकते हैं। इसलिए बिहार के लोगों को बहुत सतर्क रहना है। साथियों, हमें हमारे बिहार को कांग्रेस आरजेडी की बुरी नजर से बचाकर रखना है। बिहार के लिए ये समय बहुत अहम है। बिहार के चुनाव से पहले आज सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब बिहार में मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन ने कांग्रेस और आरजेडी वाले महागठबंधन को अपना सपोर्ट दे दिया। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी मुंगेर में वोट अधिकार यात्रा को रोककर अचानक मुस्लिम समुदाय की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था खानकाह रहमानी मस्जिद पहुंचे, जहां वो अमीर शरीयत हजरत मौलाना अहमद वली फैजल रहमानी से मुलाकात कर रहे थे। तस्वीरें आपके सामने हैं। अहमद वली फैजल रहमानी के मुस्लिम समाज में कद का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि वो बिहार, झारखंड और उड़ीसा तीनों राज्यों के अमीर शरीयत हैं। इस मुलाकात को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि यह संस्था न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बल्कि बिहार की सामाजिक सियासी बनावट में भी गहरी पकड़ रखती है। मतलब सीधे सीधे आप समझिए, मुस्लिम वोट बैंक को प्रभावित करती है। तभी तो राहुल गांधी हनुमान मंदिर पुनावा नहीं गए जो प्रस्तावित था। वहां से उनका काफिला गुजर गया।
वो रुके तक नहीं, लेकिन जो यात्रा के दौरान प्रस्तावित नहीं था, खानका रहमानी, वो वहां पर पहुंच गए। आधे घंटे से ज्यादा समय बिताया, मुस्लिम धर्म गुरुओं से बात की, सलाह मशवरा किया। हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब, राहुल गांधी का कार्यक्रम ये अचानक बना या ये पहले से तय था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब राहुल गांधी साहब का प्रोग्राम मेरी समझ से तो अचानक बना। कल मैसेज आया कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। हमारे लिए खुशी की बात है कि लीडर ऑफ अपोजिशन और सब के सब लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। हम लोग की अच्छी गुफ्तगू हुई। यहाँ क्या क्या कार्यक्रम हुआ और क्या बातें हुई? सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे बात हुई और उसमें एक सहमति बनाने की हम लोगों ने कोशिश की कि कॉन्स्टिट्यूशन को समझने का पर्सपेक्टिव क्या होगा और कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे समझना चाहिए जिससे कि इंडिया प्रॉस्पर कर सके। तो अच्छी बात यह है कि हम सब लोग एक पेज पर हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग में और उससे हम सब लोगों को फ़ायदा होगा, इस मुल्क को फ़ायदा होगा। उसके बाद उसके साथ साथ हम लोगों ने बिहार में जो SIR हुआ है और उसमें ख़ास करके वो लोग जो कमज़ोर तबके से आते हैं, वर्ग से आते हैं और वो लोग जो जिनके पास मुख्तलिफ़ कार्ड्स नहीं हैं, वो लोग जो शोषित हैं, यानी मार्जिनलाइज्ड हैं, डिसएनफ्रेंचाइज्ड हैं, इन लोगों की आवाज़ हमारी डेमोक्रेसी में कैसे बुलंद हो, उस पर हम लोगों ने चर्चा की। कुछ दिन पहले दिल्ली में भी आपकी राहुल जी से मुलाकात हुई थी, आज फिर मुलाकात हुई। अब जाहिर है राजनीतिक दल जो इस पर भी सवाल खड़े करेंगे, खानका रहमानी एक धार्मिक संस्था है, तो सियासी मामलों में दखलंदाजी पर जाहिर है सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, यानी एक शहरी होने के नाते अगर हम लोग वोटर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं या SIR के बारे में बात करते हैं तो किसी भी सिटीज़न को फ़ख्र होना चाहिए, उसको द्वेष नहीं होना चाहिए, उसके दिल में ख़राबी पैदा नहीं होनी चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि अच्छा ये लोग डेमोक्रेसी मजबूत करने के बारे में बात कर रहे हैं, ये लोग मुल्क को मजबूत करने के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मुल्क मजबूत रहेगा, डेमोक्रेसी मजबूत रहेगी तो सब लोग खुशहाल रहेंगे। तो वो लोग जो छोटी सोच के हैं वो तो बहुत बात करेंगे, करने दीजिए। इलेक्शन में भी साथ देंगे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव? हाँ, ये वाला जो मुद्दा आपने पूछा है ना, ये हम लोग नहीं करते। मेरा पैगाम तमाम लोगों को है कि नेक लोगों को और अच्छे लोगों को और वो लोग जो मुल्क के लिए बेहतर हैं उन लोगों को वोट देना चाहिए। मैं हमेशा लोगों से ये कहता हूँ। बिहार में चुनावी घमासान है। चुनाव से पहले SIR पर सियासी उफान है, तो वहीं गुजरात में बारिश के बाद नदियों में उफान है। अमरेली से लेकर पोरबंदर तक, जूनागढ़ से लेकर भावनगर तक जल प्रलय जैसी स्थिति है। बाढ़ और बारिश ने ऐसा सितम बरपाया है कि शेर भी जंगल से बाहर आकर रिहायशी इलाकों में डेरा डाल रहा है। बारिश ने कैसे गुजरात को पानी पानी कर दिया है, देखिए इस रिपोर्ट में। गुजरात में बाढ़ भयंकर, दरिया में तब्दील पोरबंदर। जंगल से शेर आया बाहर, सैलाबी आफत में फंसे जानवर। तबाही की मूसलाधार मार, शहर शहर आसमानी प्रहार। गुजरात इस वक्त सैलाबी आफत की गिरफ्त में है। भारी बारिश और बाढ़ का प्रहार गुजरात के कई शहरों को तबाह करने पर तुला है। बारिश के चलते पोरबंदर इस वक्त टापू में तब्दील हो चुका है। पोरबंदर से सबसे डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारी बारिश के चलते माधवपुर इलाके में कई किलोमीटर का हिस्सा ड्रूप जोन बन गया है। सड़क पर दरिया बहने लगा है, जिसकी चपेट में आने से टैंकर बह गया। 13 लोग सवार थे, जिनकी सैलाबी आफत में जान फंस गई। सूचना मिलने पर एनडीआरएफ की टीम ग्राउंड पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद सभी 13 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। बाढ़ के प्रहार से गुजरात में जनजीवन ठप हो गया है। आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
सैलाबी आफत से जंगल के जानवर भी डेंजर जोन में फंस गए हैं। तस्वीरें अमरेली की हैं, जहां जल जमाव में शेर घूमता नजर आ गया। शेरों का झुंड इस वक्त अमरेली के गांव में घुस गया है। जंगल के इलाके बाढ़ से बेहाल हैं। ऐसे में जानवर अब रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रहे हैं। मोटा भमोदरा गांव में 2 शेर घुस गए, 3 जानवरों का शिकार किया, जिसके चलते लोगों में अब दहशत है। जूनागढ़ में भी शेरों का झुंड सूखे इलाके की ओर बढ़ रहा है। बाढ़ ग्रस्त इलाकों से बचने के लिए पहाड़ियों की तरफ शरण ले रहे हैं। जैसे जैसे शेरों का ये दल रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है, लोगों की टेंशन भी बढ़ती जा रही है। गिर के जंगल से सटा खंभ इलाका भी इस वक्त शेरों का बसेरा बना हुआ है। जंगल से आए शेरों ने रिहायशी इलाकों में डेरा डाल दिया है। जंगल के इलाकों में बाढ़ का तांडव है। ऐसे में अब खुद को बचाने के लिए जानवरों के पास रिहायशी इलाका ही बचा है। गिर के जंगल को कनेक्ट करने वाला धारी इलाका भी शेरों के कब्जे में है। यहाँ भी शेर सड़कों पर बैठे हुए हैं, ग्रामीण इलाकों में घूम रहे हैं। बारिश इन इलाकों में रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में जंगल का इलाका डूब जोन में लगातार बना हुआ है। बात देवभूमि उत्तराखंड के भी उत्तरकाशी पर मंडरा रहे तबाही के साए की। उत्तरकाशी के यमुनोत्री घाटी में बनी हुई एक झील ने लोगों की सांसें अटका दी है। एक बार फिर धराली जैसी आपदा का खतरा मंडरा रहा है। उत्तरकाशी की स्यान चट्टी में चारों तरफ जल चक्रव्यूह दिखाई दे रहा है। सब कुछ डूब चुका है और अगर ये झील टूटी तो मंजर बहुत ही खौफनाक हो सकता है। उत्तरकाशी में कैसे बनी ये झील और इसे क्यों बज रहा है खतरे का सायरन, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। झील बनी वाटर बम, उत्तरकाशी में फिर हड़कंप। होटल, स्कूल, घर पानी पानी, तबाही के खतरे में यमुनोत्री। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। उत्तरकाशी में एक बड़ी कृत्रिम झील बन गई है। इस झील के बनने से कई होटल और मकान पानी में डूब गए हैं। लगातार हो रही बारिश से यमुना नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने लगा, जिसकी वजह से नदी के किनारे कुफरी गांव के पास एक अस्थायी झील बन गई है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें देखिए। सब कुछ पानी के चक्रव्यूह में है। पूरा इलाका पानी से घिरा हुआ है। बताया जा रहा है उत्तरकाशी के सयाना चट्टी में अचानक यमुना नदी का प्रवाह रुक जाने की वजह से झील बनी है। कुपड़ा खड्ड में मलबा और बोल्डर आने से उसने यमुना नदी का बहाव रोक दिया। इसकी लंबाई लगभग 400 मीटर और चौड़ाई करीब 40 मीटर है। इससे जल भराव का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर झील का जलस्तर और बढ़ा तो आसपास के कई और गांव और इलाके इसकी चपेट में आ सकते हैं। झील के बनने से अब तक उत्तरकाशी में काफी नुकसान हो चुका है। यमुनोत्री नेशनल हाईवे का मोटर पुल और सड़क पानी में डूबे हैं। 4 मंजिला होटल कालिंदी का 2 मंजिला होटल सैलाब की चपेट में है। पुलिस चौकी सयाना चट्टी का 1 मंजिला भवन पानी में डूबा है। सयाना चट्टी बड़ी पार्किंग के पास यमुना नदी का पानी पहुंच गया है। जूनियर हाई स्कूल के मैदान तक झील का पानी अपनी जगह बना चुका है। यमुना घाटी के निवासी भारी चिंता में हैं। कई परिवारों को अस्थायी राहत शिविरों में भेजा गया है। आसपास के तमाम होटल कारोबारियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि पूरा इलाका पर्यटकों से गुलजार रहता था। लेकिन इस झील के बनने से लोगों में दहशत का माहौल है। न्यूज़ में कि सयाना चट्टी में जो लेक पहले बनी थी जुलाई के महीने में, तो वो फिर से उस घट गाड़ में दोबारा से मलबा आने की वजह से झील यमुना नदी का रास्ता ब्लॉक हुआ है और वो झील की इस बार हाइट ज़्यादा हो गई है। और जो हमारा सयाना चट्टी का ब्रिज उसको भी उसमें भी पानी आया है। उसके लिए अभी लोगों ने टीम वहाँ के लोगों को मैसेज भी कर दिया है और उनको सेफ जगह पे भेज भी दिया है। साथ में एसडीएम साहब हमारे लोकल पुलिस SDR।
उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से हुई तबाही का मंजर लोगों के जहन में अभी तक जिंदा है। अब बात होगी रूस और यूक्रेन जंग की। करीब 3.5 साल से ये जंग चल रही है। सीज फायर के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की प्रेशर पॉलिटिक्स भी काम नहीं कर रही है। 24 घंटे में जंग खत्म कराने का दावा करने वाले ट्रंप का एक भी दांव नहीं चला। उल्टे दोनों देशों के बीच हमले और तेज हो गए। इस बीच पुतिन ने युद्ध रोकने के लिए, खत्म करने के लिए कुछ नई शर्तें रख दी है। पुतिन ने सीज फायर के लिए कौन कौन सी नई शर्तें रखी हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन जंग, पुतिन का ज़ेलेंस्की को अल्टीमेटम। क्या रुकेगी रूस यूक्रेन जंग? ट्रंप ने क्यों लिया यू टर्न? रूस यूक्रेन के बीच घमासान, पीएम मोदी निकालेंगे समाधान। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग हर रोज नए और तेज हमले के साथ बढ़ती जा रही है। दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका ने जंग को खत्म कराने की भरसक कोशिश की, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सारे दावे धरे के धरे रह गए। जंग खत्म कराने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 15 अगस्त को पुतिन से अलास्का में मीटिंग की, लेकिन दोनों नेता किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। इसके 2 दिन बाद 18 अगस्त को व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय देशों के साथ बातचीत की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग के बाद सीज फायर तो नहीं हो पाया, लेकिन यूक्रेन रूस के बीच हमले जरूर तेज हो गए हैं। पहले यूक्रेन ने रूस के पावर प्लांट को निशाना बनाकर ड्रोन अटैक किया, जिसके जवाब में रूस ने यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला कर दिया। रूसी सेना ने यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों को निशाना बनाकर ज्यादातर हमले किए। रूस ने यूक्रेन पर एक दिन में 574 ड्रोन दागे और फिर 40 मिसाइलों से भी अटैक किया। इसके साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए शर्तें और कड़ी कर दी। पुतिन ने यूक्रेन को साफ साफ बता दिया कि अगर शांति चाहिए तो डोनबास पूरी तरह छोड़ना होगा, नाटो मेंबरशिप की इच्छा छोड़नी होगी और किसी भी वेस्टर्न सैनिकों को यूक्रेनी जमीन पर तैनात नहीं किया जाएगा। जाहिर है सीज फायर को लेकर ट्रंप के सारे मंसूबे नाकाम साबित हुए। रूस और यूक्रेन दोनों ने ट्रंप को उनकी हैसियत बता दी और एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए। ट्रंप ने पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव के दौरान वादा किया था कि वो चुनाव जीतने के एक दिन के भीतर सीज फायर करा देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं कर पाए। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि इंडिया को इग्नोर करके रूस यूक्रेन जंग को रुकवा देंगे और शांति दूत के तौर पर सीज फायर का पूरा श्रेय ले लेंगे, लेकिन ऐसा करने में वो कामयाब नहीं हो पाए। रूस यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 से जंग जारी है। जंग में 4 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। रूस में सैनिकों समेत 2.5 लाख लोगों की मौत हुई है। वहीं यूक्रेन में मौतों का आंकड़ा 1 लाख से ज्यादा है। यूक्रेन जंग के बीच पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से फोन पर बात की। बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे अच्छी बातचीत बताया। पीएम मोदी ने एक्स पर किए गए ट्वीट में कहा, अपने दोस्त राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। यूक्रेन और पश्चिमी एशिया में